हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को द मनी पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त नीरज अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी को होस्ट और स्पीकर वृंदा चुग। वृंदा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। बहुत ही बढ़िया। जीवन में एकदम आनंद ही आनंद चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम एक ही फ्लैट के अलग अलग रूम में बैठे हैं और हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं कैसे हो आप लोग। बट एनीवेज चलिए, तो आज का पॉडकास्ट जो है हम लोग शूट कर रहे हैं। इसलिए किस लिए वृंदा? हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? हाँ, क्योंकि हम लोग राग अलापते रहते हैं, इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। हम्म, अरे भैया, काहे को इन्वेस्ट करो? तो आज हम लोग जो है इस राइट। बात का जवाब देने की जो है वो कोशिश करेंगे एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो है वो साथ देंगे। एंड आपको मैं बता दूं कि हम लोग 18,000 सब्सक्राइबर्स का एक का पूरा जो है कम्युनिटी बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस कम्युनिटी को और आगे ले जाएं और टारगेट रखते हैं वृंदा, कितने सब्सक्राइबर्स का? जल्दी बताओ कितने हो जाएंगे इस वीडियो से। 20,000। मुझे 19 लग रहे हैं। चलो देखते हैं 19 होते हैं कि 20 होते हैं। ये हम लोग ज़रा एक बार चेक करेंगे। चलिए, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देखो, एक एक राक्षस है, राक्षस। और उस राक्षस को मारने के लिए जो है वो इन्वेस्टिंग हमारे काम आती है। और वो राक्षस क्या है? उस राक्षस का नाम है द वन एंड ओनली इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, राइट। वृंदा समझते हो इन्फ्लेशन क्या होती है? हाँ, मेरे को तो मिष्टी वाला याद है, जो हाँ, मिष्टी बचपन में बताती थी ना, इन्फ्लेशन जब आपने उसे सिखाया था तो बोलती थी हाँ, ओरियो का प्राइस उतना ही है बट क्वांटिटी उन्होंने कम कर दी है। तो वो इन्फ्लेशन से हमेशा कनेक्ट करती थी, तो मेरे को तो हमेशा इन्फ्लेशन किसी को बताना मैं भी ओरियो ले आती हूँ बीच में। राइट। तो बेसिकली मिष्टी मेरी डॉटर है, बड़ी डॉटर है, तो मैं उसको ऐसे पर्सनल फाइनेंस की कुछ बातें सिखा रहा था। तो इन्फ्लेशन सिखा रहा था मैं उसको, तो उसने मुझे सिखा दी, हाँ पापा मुझे पता है ओरियो का प्राइस जो है वो बढ़ गया है, या उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, प्राइस सेम रखा है, या फिर उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया है। तो इसी को हम लोग इन्फ्लेशन बोल देते हैं। सिंपली स्पीकिंग, किसी भी चीज़ के प्राइजेस जब इंक्रीज हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हम उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल भाषा मैं आपको समझाने की कोशिश की है। अब ज़रा देखते हैं, एक बार अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन आपको कैसे जो है वो हर्ट करती है। ये मेरी स्क्रीन आपके सामने है। वृंदा, स्क्रीन विजिबल है आपको आपके डिवाइस पे? हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट, ग्रेट। तो अगर आप देखें, मैं मान लेता हूँ आपका आज कोई खर्चा है जो 1,000 रुपये का होता है। राइट। आपका आज कोई खर्चा है जो हुँ, 1,000 रुपये का होता है। और आप मान लीजिए कि 7% की इन्फ्लेशन है। आपके पास 25 साल बचे हैं। 25 साल बाद वो खर्चा कितने का होगा? जो चीज़ आज 1,000 रुपये की मिलती है, और ये मैं बिल्कुल बेसिक बात बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है 7 ही हो। ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और थोड़ा सा कम भी हो सकती है। मेरे बोलने के तरीकों को समझिए, मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और थोड़ा सा कम भी हो सकती है। यानी कि आप देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे। एंड उसमें ना एक स्कूटी का प्राइस बता रखा था। तो स्कूटी का प्राइस जो है वो 5 साल में डबल हो गया। राइट। बट यहाँ पे हम इन्फ्लेशन मान के चल रहे हैं सिर्फ 7%। ओके। तो आप मान के चलिए 7% की इन्फ्लेशन है। 1,000 रुपये का अगर आपका आज का खर्चा है तो वो कितने का हो जाएगा आज से 25 साल बाद अगर 7% इन्फ्लेशन हो? तो अप्रॉक्सीमेट आइडिया अगर मैं आपको दूं तो अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि वो 5,427 रुपये का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले वृंदा अपने ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ। एक्सेल देख के कई लोग ना बिदक जाते हैं। अब एक्सेल खोल लिया, बड़ी बड़ी बातें होंगी, अब ये होंगी। मैं हर किसी को ये बहुत समझाना सारे चाहता नंबर्स हूँ। दिखेंगे, हाँ, मैं हर किसी को ये बड़े-बड़े समझाना नंबर। चाहता हूँ। हुँ, मैं हर किसी को समझाना चाहता हूँ कि भाई एक्सेल एक शुरुआत है। एक्सेल एक अवेयरनेस मशीन है। एक्सेल एक जागरूकता फैलाने का टूल है। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं एक्सेल में दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही हो, लेकिन फिर भी आपको पेन पॉइंट पता चलेगा, आपको आइडिया लगेगा कि क्या हो सकता है, आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, सिनेरियोज पता चलेंगे। तो एक्सेल को क्रिटिसाइज करना बंद करें और पैसा वैसा कमाने शुरू करें। ठीक है जी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मतलब एक्सेल पे हमने भी जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, अगर हमने वो एक्सेल वाली एक्सरसाइज़ ना करी होती, तो शायद आज हमने इन्वेस्ट भी ढंग से ना करा होता। जब हमें एक्सेल पे चीज़ें दिख रही होती हैं, तभी हमें एक वे फॉरवर्ड पता चलता है कि क्या करना है, कैसे हमें मूव करना है। एग्जैक्टली तो भाई एक्सेल का रोल बहुत बड़ा है, मेरी इन्वेस्टिंग में तो बहुत बड़ा है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी एक्सेल को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं। 1,000 रुपये का एक्सपेंस है, इन्फ्लेशन रेट 7% है, ईयर फॉर रिटायरमेंट हमने लिया है 25, यानी कि 25 साल बाद हम देखना चाहते हैं कि खर्चा कितना होने वाला है। 5,427 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। राइट। तो हमारा 5,427 रुपये का जो है वो खर्चा होने वाला है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। ठीक है जी। ये हमारा एक्सपेंस है। अब आप देखिए कि आप के पास अगर फालतू पैसा है, फालतू तो पैसा खैर किसी के पास नहीं होता, आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप उसे अगर बैंक में रखेंगे तो क्या होगा? बैंक में रखते हैं अगर आप आज 1,000 रुपये को, तो आपको बैंक से मात्र और मात्र जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकलने वाला है वो 5% के आसपास निकलेगा।
राइट। अब होगा क्या, ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, स्क्रीन पे पूरा नहीं दिख रहा है। होगा क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5427 आया था हमारा। और अगर बैंक में अगर आप रखेंगे तो सिर्फ आ रहा है 3386। तो ये सोचिए कि बैंक में अगर आप पैसा रख देते हैं तो वो 25 साल बाद आपको 3386 मिलने वाले हैं, लेकिन आपकी इन्फ्लेशन की वजह से आपका खर्चा होने वाला है 5427। तो कहीं ना कहीं राइट। आपका पैसा आपके फ्यूचर के खर्चे के लिए भी बहुत नहीं बचेगा अगर आप उसे बैंक में रखते राइट। हैं। अब इससे पहले कई लोग मेरे ऊपर जंप करें, तेरी हिम्मत कैसे हुई बैंक में 5% का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम करने की। तो मेरी हिम्मत ऐसे हुई मेरे भाइयों कि बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आज की डेट में एफडीज़ पे मुझे लगता है 6 से 7.5 या 7 से 7.5% के आसपास चल रहा होगा। 7.40 है अगर मैं बात करूँ तो, राइट। सीनियर सिटीजन को शायद थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता हो। तो उसके बाद टैक्स भी लगता है, राइट। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि 7.5% का टैक्स ब्रैकेट है। वृंदा के रूम में लाइन चली गई है, कोई बात नहीं वृंदा, तुम वहीं से दिख रही हो मुझे। सो वृंदा इज़ बैक। हम लोग रहते हैं एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फरीदाबाद में, वहाँ पे लाइट्स ऐसे चलती रहती हैं। एनीवेज, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका 1000 रुपये है तो आपको अगर वो ज़रूरत पड़ेगा 25 साल बाद तो आपको 5427 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बैंक एफडी या फिक्स्ड इनकम के किसी आप मेथड से इन्वेस्ट करेंगे, पैसा रखेंगे, वैसे तो उसे इन्वेस्ट कहना नहीं चाहिए, उसे सेविंग बोलना चाहिए, सेव करेंगे, तो आप अपनी इन्फ्लेशन को भी जो है वो प्रॉपरली कवर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। लेकिन अब आप ये देखिए, कि अगर यहाँ पे 12%, मैं इन्फ्लेशन रेट की जगह 12% रख रहा हूँ, मैं सिंपली आप ये समझिए कि 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। मैं काम और कर देता हूँ, इससे पहले आप लोग चिल्लाएं। मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट और सिंपली लिख देता हूँ रेट ऑफ रिटर्न फॉर सर्टन कैलकुलेशन। ओके, चलिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12%, तो आप देखिए कि अब यहाँ पे क्या फिगर आ रहा है, 17,000। तो आपके सामने 3 फिगर्स हैं। पहला फिगर जो आपके 1000 रुपये के बदले आपको खर्चा करना पड़ेगा 5427 का आज से 25 साल बाद। दूसरा फिगर, अगर आप 1000 रुपये आज बैंक में रखते हैं तो आपको आज से 25 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, 3386 मिलेंगे। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पे उस पैसे को पार्क कर पाएँ जहाँ पे आपको 12% का रिटर्न मिल रहा हो तो आपके पास जो है वो 17,000 रुपये होंगे, राइट। ये 12% आप मान के चलिए, मैंने पोस्ट टैक्स ही लिया है, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा की शांति के लिए मैं इसे 11% कर देता हूँ। तब भी आप देखिए कि यहाँ पे 13,585 रुपीज़ जो है वो आ रहा है, यानी कि मच ग्रेटर देन द अमाउंट यू नीड। ओके, अगर आप देखें तो 11% पे भी आपका इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसा जो है वो आपके पास होगा। ये वृंदा उन लोगों को भी जवाब है जो बार बार बोलते रहते हैं ना, 25 साल बाद इस पैसे की क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी इस पैसे की। तो भाई 25 साल बाद वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा ही आपके पास पैसा है, राइट। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा, राइट। अब इसमें ना मैं यहाँ पे मैसेज क्या देना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि सेविंग्स में आपको 5-6% का इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करें तो मैं आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा भी नहीं रहा हूँ कि आपको भाई आग लगा दोगे। मैं 11 से 12%, मैं तो व्यूअर से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या ये जो मैंने यहाँ पे अपना रेट ऑफ रिटर्न लिया है 11%, आपको क्या लगता है नॉमिनल है या बहुत ज़्यादा ले लिया है या ओवर एग्जैजरेट करके ले लिया है? मेरा ओपिनियन है कि नॉमिनल रेट है। वृंदा, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पर? बिल्कुल नॉमिनल है, बिल्कुल नॉमिनल है। तो राइट, चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब ये 11% आपको मिलने कहाँ से वाला है, राइट। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो देखिए, हमारे पास डिफरेंट एसेट क्लासेस होती हैं, हमारे पास डिफरेंट जो है वो एसेट क्लासेस होती हैं। वी हैव रियल स्टेट, वी हैव गोल्ड, राइट, जो हम सबका फेवरेट है। एंड कई लोग एफडी को भी बोल देते हैं कि एक एसेट क्लास है। येस, डेफिनेटली एक एसेट क्लास है, ये एक फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास है। एफडीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे सब लिख दो, बॉन्ड्स हैं। अब बॉन्ड्स में प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड आ जाते हैं, प्राइवेट नहीं सॉरी पब्लिक कंपनी के बॉन्ड आ जाते हैं, बेसिकली कंपनी के बॉन्ड आ जाते हैं, और आपके गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। और एक आपके पास आती है इक्विटी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इन सब के रिटर्न्स की बातें जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले वृंदा हम बात करते हैं रियल एस्टेट के रिटर्न्स की। ओके, मेरा थॉट क्या है वृंदा इसमें कि रियल एस्टेट के रिटर्न्स में सर्टेनिटी बहुत कम है, और वेरिएबिलिटी अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड बहुत सारे और फैक्टर्स मिला के देखें तो बहुत ज़्यादा है। राइट, एग्जैक्टली। मतलब रियल एस्टेट में ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान ने 1 करोड़ रुपए लगाए, वो शायद उसे 3 टाइम्स भी दे जाए, 4 टाइम्स भी दे जाए, और वही किसी और ने 1 करोड़ रुपए लगाए, वो शायद 50 लाख बन जाए।
एनीथिंग कैन हैपन। राइट, बहुत मतलब सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस अगर शेयर करूं, जैसे फरीदाबाद में हमारे पास एक अपार्टमेंट था, मेरे फादर ने लिया था वो 2013 में एक्स रुपीज़ का, और 2022 में बिका एक्स रुपीज़ का, मतलब नो इंक्रीमेंट एट ऑल। अब आप बोल सकते हो कि आपने साइकिल के टॉप पे खरीदा था एंड फिर साइकिल जब उठने वाली थी तब बेच दिया आपने, यू कैन से मैनी थिंग्स, राइट। बट जो हुआ वो मैंने आपको बताया। ऐसे ही मेरे पास और 2-3 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड तीनों का बंटाधार है बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर मैनेजिंग इट, राइट। तो एक ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। अभी मैंने एक लैंड कुछ बाय करी है, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। अपार्टमेंट बाय करें, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। बट माई पॉइंट इज़ के रियल स्टेट के बारे में ना मैं एक्सपर्ट हूँ, और जितनी भी जो नॉलेज है मैं ये कह ही नहीं सकता कि किसको कितना रिटर्न मिलेगा। कोई करोड़पति बना होगा, जैसे भी वृंदा बता रही थी, 3 से 4 गुना, 3 to 4 times। मुझे लगता है वो बहुत कम बोला। कईयों का तो बहुत बहुत गुना हो गया, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना भी हो गया होगा, राइट। और कईयों का शायद प्राइस बढ़ा ही नहीं होगा, कईयों का थोड़ा थोड़ा बढ़ गया होगा। आप कौन सी कैटेगरी में, मुझे ज़रूर बताइएगा रियल स्टेट के साथ आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा है। नाउ कमिंग टू गोल्ड सी, आप मुझसे लड़ सकते हैं चाहे तो, बट मुझे लगता है गोल्ड से जो आपको रिटर्न मिलता है वो 9 to 10% के आसपास जो है वो मिलता है। 9 से 10% के आसपास गोल्ड का रिटर्न मिलता है। एफडी बॉन्ड्स के अगर आप पोस्ट टैक्स रिटर्न मान के चलेंगे तो अगेन आई से 5 to 6% वो हो सकता है, 5 to 6%। तो आप अगर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी मनी की वैल्यू को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है एफडी बॉन्ड्स तो आपके लिए है ही नहीं। गोल्ड अगेन थोड़ा बहुत आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू इक्विटी, जो मेरी फेवरेट क्लास है, इसमें आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है इसमें 11 to 13%। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे इक्विटी में, तो भी आप 11 से 13% का जो है वो रिटर्न बना सकते हैं बाय सिंपली इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स, राइट। अगर आप उससे भी ऊपर की बात करें, तो आप अगर कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स को शॉर्ट लिस्ट कर पाएँ, कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर पाएँ, जैसा कि हम सिखाते भी हैं म्यूचुअल फंड्स में कैसे आप लोग जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका ये रिटर्न 13 से 18% के बीच में जो है, 16% के बीच में हो सकता है। आप लोग भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है वो क्या चल रहा है। जैसे मेरा पोर्टफोलियो जो 2017 से मैंने शुरू किया था, 2020 में बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट किया, अभी फिर मैंने 22 में बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करी थी उसके अंदर, उसका XIRR अगर आप पूछेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 20% चल रहा है। बट मैं फिर भी आपके सपने नहीं जगा रहा कि आपको 20% मिलेगा, और मैं खुद भी सपने नहीं देख रहा कि मुझे 20% जो है वो लगातार मिलता रहेगा। आई थिंक के 13 से 16% आप निकाल सकते हैं। और अगर आपकी अब इसमें अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के बाद आपका लक अच्छा रहा, आपकी टाइमिंग अच्छी रही, मार्केट्स काइंड रही, तो आई पर्सनली बिलीव कि आप लोग 17 से 19% के आसपास का रिटर्न भी कमा सकते हैं। बट याद रखिएगा, ये मैंने आपको एक रेंज दी है 11 से 19% के बीच की। मैं कहीं ये नहीं बोल रहा कि आप 19 ही कमाएंगे, आप 11 ही कमाएंगे, आप 13 ही कमाएंगे, आप 16 ही कमाएंगे। मैं कहीं ये नहीं बोल रहा हूँ, राइट। मैं बोल रहा हूँ कि एक रेंज है आपकी, कि इंडेक्स फंड से आपको 11 से 13% के आसपास का रेंज मिल जाता है। आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में करेंगे 14 से 16% के आसपास रेंज मिल जाएगी। किस्मत थोड़ी अच्छी रही, टाइमिंग थोड़ी बढ़िया रही। वृंदा का XIRR अगर आप सुन लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वृंदा के पोर्टफोलियो का XIRR, और वृंदा भी काफ़ी समय से इन्वेस्ट कर रही है। वृंदा कितने समय से इन्वेस्ट करो लगभग आप? आई थिंक आई स्टार्टेड इन, मतलब अगर मैं थोड़ा ठीक अमाउंट बोलूँ तो 2021। उससे पहले 2020 में मैंने बहुत कम इन्वेस्टिंग करी थी, बट 21 से मतलब मैंने SIPs अपनी काफ़ी इंक्रीज करी थी। मतलब मैं अगर एक साल में ही कंपेयर करूँ तो इट वाज अ मेजर शिफ्ट। तो सो अब इस ज़रा टाइम XIRR पे भी बता दूँ। XIRR नहीं, वो मेरे को नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में रहने वाला है। वो अभी सिर्फ दिख रहा है, बट वो स्टे नहीं करने वाला। राइट, आई थिंक इट वाज फिर भी मैं, समवेयर अराउंड 27। हाँ, हमने विद्या का पोर्टफोलियो जब हम एनालाइज कर रहे थे बैठ के, तो इनके पोर्टफोलियो का XIR 27% चल रहा है, मेरा 20% चल रहा है, राइट। एंड XIR में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे, बट लंबे समय के लिए XIR मुझे लगता है आपका 11 से 19% के बीच में कहीं है। बड़ी रेंज दी है मैंने आपको, आप जीत रहे हो। क्यों जीत रहे हो? आपको हमने ऊपर दिखाया कि 11 से 19% के बीच का रिटर्न जो है, आप आसानी से जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, और अपने पास जो है पैसा बना के रख सकते हो। सो जो हमारा हमारा में जो मेन क्वेश्चन था वृंदा, हम उस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं कि वाई वन शुड इन्वेस्ट, राइट। तो मुझे उसके पीछे के बहुत सारे कारण लगते हैं। नंबर 1, आपका एक समय है जब तक आप काम कर पाएंगे, ठीक है। राइट। आप हमेशा काम नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल नलायक निकम्मे निठल्ले हो जाएंगे, लेकिन तब आप वो काम करना चाहेंगे जो आप इंजॉय करते हैं। जैसे कि मैं राइट, थोड़ा पढ़ाना स्लो हो जाए। थोड़ा स्लो हो जाएंगे। जैसे कि मैं पढ़ाना एंजॉय करता हूँ, तो मैं शायद
एक क्लास पूरी ज़िंदगी ले सकता हूँ, राइट? लेकिन अब वैसा नहीं होगा कि भाई मैं दिन में 4-4 क्लासों के लिए भाग रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। शायद मैं एक क्लास पूरी ज़िंदगी लेना चाहूँगा एंड पर्सनल फाइनेंस शायद मैं पूरी ज़िंदगी पढ़ाना चाहूँगा, राइट? तो आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है और उसमें उतनी रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी जितनी आपको चाहिए होगी अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग राइट। एल्स जो आपका लाइफस्टाइल बढ़ गया होगा। तो वहाँ पे आपको एक कॉर्पस चाहिए और वो कॉर्पस ऐसा हो जो लगातार बीट करता आ रहा हो किसको? इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन को। लगातार बीट करता आ रहा हो इन्फ्लेशन को। और अ, ऐसा कॉर्पस बनाने के लिए आपको एक सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल ढूंढना पड़ेगा। सही इन्वेस्टमेंट का आपको जो है वो जगह ढूंढनी पड़ेगी। और मेरी नज़रों में मैं हाँ हाँ जी, कुछ बोल रहे थे वृंदा आप? मतलब मेरे को बीच में एकदम से एक क्वेश्चन आ रहा था कि जब आपने हम्म, बोला कि ऐसी जगह मतलब आपको एक सही क्लास ढूँढनी पड़ेगी। अब बहुत सारे ना यहाँ पे ऑडियंस ये भी हो सकता है कि जितना अमाउंट हमने पार्क करके रखा भी हो ना, जो सेव करके रखा हुआ है एफडीज़ में, हम्म, इमरजेंसी फंड, वो भी उठा के इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं उस पे जानना चाह रही थी कि उस पे आपका क्या व्यू है? देखो यार, इमरजेंसी फ़ंड का मतलब यही है कि इमरजेंसी में यूज़ करना है। इमरजेंसी फ़ंड्स को आप ये ना सोचें कि अरे अभी तो बहुत समय है, मैं इसको इक्विटी में डाल देता हूँ। नेवर, नेवर एवर। आप इसको हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे रिस्क कम हो, वोलेटिलिटी कम हो। उस पे हमें रिटर्न कमाना ही नहीं है। नेवर ऑप्टिमाइज योर इमरजेंसी फंड फॉर रिटर्न। ऑलवेज ऑप्टिमाइज योर इमरजेंसी फंड फॉर लिक्विडिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड वॉट एवर चिंटू मिंटू रिटर्न यू कैन गेट ऑन दैट इज़ अ बोनस, राइट? तो यही मैसेज है इमरजेंसी फंड के लिए। तो खैर, तो वाई यू शुड इन्वेस्ट? यू शुड इन्वेस्ट सो दैट आप अपनी मनी की वैल्यू को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा सकें, इन्फ्लेशन से ज़्यादा बढ़ा सकें। यू शुड इन्वेस्ट ताकि आपके पास जब आप लोग, अब ये भी इसमें बड़ी नेगेटिविटी आती है, जैसे मैंने बोला कि रिटायरमेंट रिटायरमेंट तो पीपल विल स्टार्ट सेइंग रिटायरमेंट तो भी बहुत दूर है, अभी हम कौन सा बुढ़े हो गए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आई अंडरस्टैंड रिटायरमेंट बहुत दूर है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि आई एम 38 ईयर्स ओल्ड, तो हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि देखो मेरी आधी ज़िंदगी जा चुकी है, पता भी नहीं चला। लगभग 38 साल का मैं हो गया हूँ, राइट? तो आप कभी भी ये ना समझे कि रिटायरमेंट बहुत दूर है, रिटायरमेंट के लिए अभी से सोच के क्या करना है। आपको अभी से प्लान आउट करना पड़ेगा किसी भी हाल में। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि प्रेजेंट लाइफ इन्जॉय मत करो, उसे तो ज़रूर इन्जॉय करना है, राइट? और साथ साथ में अपनी आने वाली लाइफ के लिए भी आपको जो है वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करके चलना है एंड दैट इज़ द नीड वाई यू शुड इन्वेस्ट। एंड बातों ही बातों मैंने आपको ये भी हिंट देने की कोशिश करी वेयर यू शुड इन्वेस्ट। वृंदा। राइट। सो आपने जो बोला ना कि रिटायरमेंट का, एक्चुअली ये मैंने बहुत सुना है कि यार रिटायरमेंट तो अभी बहुत दूर है, अभी तो एन्जॉय कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। बट जब रिटायरमेंट पास आ जाएगी तब आपके पास मतलब उतना टाइम ही नहीं बचेगा ना इन्वेस्ट करने का। मतलब ऑलमोस्ट आप अपनी एक्टिव इनकम बंद करने के कगार पे आ चुके होगे उस टाइम। सो यू नीड टू इन्वेस्ट, जैसे आप बोलते हो ना कि जैसे ही आपने फर्स्ट इनकम आपके हाथ में आई, वहीं से इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आई थिंक एग्ज़ैक्टली यही फॉलो करना है, चाहे छोटा अमाउंट करो, इन्वेस्ट बट करो ज़रूर, ताकि वो हैबिट भी बिल्ड हो जाए और फ्यूचर के लिए आपके पास कुछ ना कुछ कॉर्पस बनना स्टार्ट हो जाए। राइट, तो अपने प्रिंसिपल्स बेसिक वही फॉलो करिए। हुँ। पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं, पैसा कहीं से आ रहा है, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, स्किल्स लीजिए, नॉलेज लीजिए। सेकंड, आप लोग इक्विटी में ज़रूर एक्सपोजर लीजिए। इक्विटी एज एन एसेट क्लास बहुत सही है, कन्वीनियंट है इन्वेस्ट करने के लिए, और टिकट साइज़ बहुत छोटा है। अगर आप मुझसे रियल स्टेट की बात करना चाहते हो तो रियल स्टेट में आई होप आपको पता है कि टिकट साइज़ बहुत बड़ा है। अब आप रीट्स वाली बात लेके आएंगे, मैं बोलूँगा वो बेकार चीज़ है, आप मानेंगे नहीं, लड़ेंगे, तो वो आप देख लीजिए। बट भाई, इक्विटी मुझे लगता है एज एन एसेट क्लास, मैं शायद थोड़ा सा बायस हो सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड अच्छे रिटर्न्स इक्विटी आपको बना के दे सकती है लंबे समय में, है ना? आई होप वी आर क्लियर है कि वाई वी शुड इन्वेस्ट। एंड अब आप लोग बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को जो है वो शुरू करेंगे। एंड आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये चैनल तो है ही, 19,000 होते हैं 20,000, ये आप डिसाइड करेंगे। इस चैनल के अलावा आप लोग neerajarora.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक कम्युनिटी का या पर्सनल फाइनेंस या स्टॉक मार्केट कोर्सेज का टैब नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और आ जाइए हमारे साथ और जुड़ जाइए हमारी कम्युनिटी में। वहाँ पे फ्री कम्युनिटीज़ भी हैं, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। आप सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस कर सकते हैं जो हमारी फ्री कम्युनिटी में हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। राइट वृंदा? येस, डेफिनिटली। चलिए, विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय जीतना एंड टेक शुरू। केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।